नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश आज आपको 2 इंडोर और 1 आउटडोर वायरिंग के बारे में बताऊंगा, जिसमें 2 फैन और 2 कंप्रेसर की वायरिंग होती है। मतलब कि आपका आउटडोर यूनिट 1 होता है और इंडोर यूनिट 2 होते हैं, ठीक है, जिसको हम यूनिट ए और यूनिट बी के नाम से यहाँ पे जाना जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यूनिट ए दिया हुआ है, यहाँ पे यूनिट बी दिया हुआ है। उसी तरीके से हमारा कंप्रेसर में भी यूनिट ए, फैन में भी यूनिट ए और यूनिट बी एंड यूनिट बी। ठीक है दोस्तों, मेरे से कुछ दोस्तों ने ये वायरिंग के बारे में जानना चाहा था, तो इसलिए मैंने ये वायरिंग के बारे में डायग्राम बनाया है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और मेरे एक दोस्त ने इन्वर्टर वायरिंग के बारे में भी पूछा है, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। गैस रिचार्ज वगैरह के बारे में भी पूछा है, तो मैं धीरे धीरे उसके बारे में भी आपको आगे चल के बताऊंगा। दोस्तों, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी भारी आएगी, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए, मैं रमेश आपकी मदद करता हूँ इस डायग्राम को समझने में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया, यहाँ पे हमने यूनिट ए और यूनिट बी के नाम पे दोनों को पार्टीशन कर दिया है, जिसमें कि हमारे 2 कंप्रेसर होंगे, 1 और 2, और फैन भी हमारे ए और बी 2 है ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वायरिंग से। वायरिंग में जैसे कि आप लोग जानते हैं, जब भी हम पावर पॉइंट से वायर लेते हैं तो वायर का कलर रेड, ब्लैक और ग्रीन होता है, ठीक है। सीपी वाइट होता है, जो हमारे इंडोर यूनिट से आता है। अब उसी तरीके से नीचे ये यूनिट बी में भी वैसे ही होता है। अब देखिए, यहाँ पे हम शुरू करते हैं। फेस हमारा अंदर आने के बाद ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रल ब्लू में। अर्थ जो है येलो और ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लू वायर हम यहाँ से लाके सीधे हमारे जो है कॉन्टेक्टर के इस पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं। कॉन्टेक्टर भी हमारा 2 होता है, ये इसको 2 वे कॉन्टेक्टर बोलते हैं। इसमें पार्टीशन होता है बीच में से, ये है ना, हर चीज की पार्टीशन है। ये ऊपर के अगर ये 2 स्क्रू देख रहे होंगे तो ये ए यूनिट के लिए है, नीचे के ये 2 स्क्रू देख रहे होंगे तो ये बी यूनिट का है। उसी तरीके से ये वाला पॉइंट बी यूनिट का है, ये ए यूनिट का है। उसी तरीके से सीपी भी हमारा ए यूनिट का है और ये बी यूनिट का है ना। इसमें लिखा होता है T1 T2 A1 A2 ऐसे लिखा होता है ना, उससे आपको गैस करना पड़ता है। उसके लिए थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्टर हाथ में लेके देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम वायरिंग स्टार्ट करते हैं। फेस वायर हमारा यहाँ से सीधे आया कॉन्टेक्टर के यूनिट ए के इस पॉइंट पे लग गया। उसी तरीके से हमारा यूनिट बी का भी जो है कॉन्टेक्टर का पॉइंट इस पे यूनिट बी के इस पॉइंट पे लग गया, ठीक है। यहाँ पे आके हमारा फेस रुक गया है, फेस आगे की ओर जा नहीं रहा है, मतलब इस पॉइंट पे नहीं जा रहा है। इस पॉइंट पे कैसे जाता है, जब सीपी आता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया है, ठीक है दोस्तों। न्यूट्रल वायर हमने यहाँ से यहाँ तक लाया, यहाँ पे लूप बना के एक हमारे कॉमन में चले गया, एक हमारे कॉन्टेक्टर के यूनिट ए पॉइंट पे लग गया। इसी में से एक वायर लूप होके आपके फैन पे फेस चले गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे चले गया है ना। और ए पॉइंट के इस पॉइंट से न्यूट्रल वायर जो है हमारा, फेस वायर जो है हमारा फैन को भी चले गया। और इसी पॉइंट से फेस वायर हमारा देखिए इस तरीके से हमारे कंप्रेसर में चले गया है ना। ये देखिए यहाँ से ऐसे होते हुए ये चले गया है ना। इसका दूसरा पॉइंट स्टार्ट में चले गया, एक रन में चले गया, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया किस तरीके से कनेक्शन होता है ना, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से ये सेम तरीके से हमारे यूनिट बी में भी हो गया। यूनिट बी का फेस यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ पे चले गया, न्यूट्रल यहाँ से निकला, एक सीधे सी पे चले गया, एक न्यूट्रल वायर यहाँ से हमारे यूनिट बी के इस पॉइंट पे लग गया। इसी में से एक पॉइंट निकल के हमारे फैन में चले गया। अब होता क्या है, यूनिट बी का जब सीपी आएगा, ये यूनिट बी है ना, यूनिट बी का सीपी वायर ये देखिए यहाँ से गया, यूनिट बी के इस पॉइंट पे लग गया। जैसे ही सीपी आएगा तो यूनिट बी का इस पोर्शन का ये जो ब्लॉक होता है ये पंच होगा। ये जैसे ही पंच होगा तो यहाँ पे रुका हुआ करंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा तो हमारा ये फैन और ये कंप्रेसर चालू हो जाएगा। तो हमारा यूनिट बी जो है एसी चालू हो जाएगा, लेकिन हमारा यूनिट ए चालू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पे सीपी नहीं आया। जब हम यूनिट ए को चालू करेंगे, ए यूनिट की जो अंदर से यूनिट को क्या कहते हैं इंडोर को चालू करेंगे, तो 3 मिनट के बाद यहाँ सीपी आएगा, तो यूनिट ए का सीपी भी पंच हो जाएगा। जैसे ही पंच होगा तो यहाँ रुका हुआ करंट आगे जाएगा, जिससे हमारा कंप्रेसर और फैन चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बस इतना ही इसकी वायरिंग होती है। इस वायरिंग को जैसे कि अगर आप गौर से देखेंगे तो फेस वायर आके हमारा यहाँ पर रुक गया, न्यूट्रल वायर का यहाँ पे लूप बन के कॉमन में चले गया, एक हमारे इस पॉइंट पे लग गया है ना, ये T1 होगा, ठीक है। तो ये हमारा ए पे लग गया।
उसी तरीके से इसमें भी देखिए बी में आके यहाँ पे रुक गए, यहाँ से लूप बना के एक फैन में चले गया। तो हमारा देखिए आपको मालूम है कोई भी चीज़ चलाने के लिए फेस और न्यूट्रल 2 वायर की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए फेस वायर को जो है हमने यहाँ पे लाके रोक दिया, न्यूट्रल वायर को हमने डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ रखा है। लेकिन ये चालू कब तक नहीं होगा, जब तक ये करंट यहाँ पे रुका हुआ करंट यहाँ नहीं आएगा। ये रुका हुआ करंट कब यहाँ पर आएगा, जब यूनिट ए सीपी छोड़ेगा। सीपी छोड़ेगा तो ये पंच होगा, पंच होगा तो यहाँ पर रुका हुआ करंट इधर पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा तो ये फैन चालू हो जाएगा और ये कंप्रेसर भी चालू हो जाएगा। देखिए 2 फैन 2 कंप्रेसर वायरिंग ऐसा होता है। इसमें सबसे मेन काम करता है हमारा ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्टर। ये कॉन्टेक्टर का काम यही होता है कि जब जिस कंप्रेसर को चालू करना उस यूनिट का सीपी आना जरूरी है ना, सीपी यानी कंप्रेसर पावर। ठीक है दोस्त, अगर मैं आई होप कि आपको ये वीडियो के थ्रू ये जो वायरिंग है ये समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरीके से चलाया जाता है। इस तरीके से हमारा 2 कंप्रेसर और 2 फैन की वायरिंग होती है। तो मेन काम हमारा जो होता है वो हमारा ये यूनिट करता है। इस यूनिट को कॉन्टेक्टर बोलते हैं, है ना। कॉन्टेक्टर में ये आप मान के चलिए यहाँ से लेके ये एक पार्टीशन है, बी एक पार्टीशन है, ए एक पार्टीशन है। कॉन्टेक्टर का काम ये होता है जैसे स्विच हमारे घर का होता है, जब स्विच चालू करेंगे तो एक फैन चालू होगा, दूसरा स्विच चालू करेंगे दूसरा फैन चालू होगा। तो बस ये कॉन्टेक्टर स्विच का काम करता है। और ये स्विच कब काम करता है, जब उसको सीपी मिलता है। सीपी कब मिलता है, जब हम इंडोर यूनिट को चालू करते हैं। इंडोर यूनिट जब चालू होता है इसके 3 यूनिट के बाद सीपी आ जाता है ना। फर्स्ट टाइम चालू करते हैं तो तुरंत आ जाता है। तो ये सीपी यहाँ से जैसे ही आया और बी यूनिट को यहाँ पे सीपी पे करंट आया तो यहाँ पे ऑलरेडी देखेंगे अगर आप तो न्यूट्रल है तो यहाँ पे फेज जैसे आया तो बी पंच हो जाएगा, बी का ये ब्लॉक नीचे की ओर पंच हो जाएगा। पंच हो जाएगा तो यहाँ पे जो करंट रुका है ये करंट आगे की ओर प्रभाव करने लगेगा, जिससे हमारा फैन और कंप्रेसर चालू हो जाएगा। जब ये चालू हो जाएगा तो आगे का हमारा सिस्टम चालू हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा मशीन को पहले चालू करते हैं। आप दोनों यूनिट को साथ में भी चालू कर सकते हैं, एक यूनिट को एक टाइम पे भी चालू कर सकते हैं। जो सा भी यूनिट अंदर से चालू होगा, जिसका भी सीपी मिलेगा वो यूनिट चालू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये वायरिंग होती है। दोस्तों आई होप मेरी ये वायरिंग आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखिए मैंने इसको पूरी तरीके से सीधे वायरिंग को ब्रीफ नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में पूरी वायरिंग को ब्रीफ किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ये वायरिंग तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अब इंडिविजुअल एक यूनिट कैसे चालू होता है उसका तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। दोनों यूनिट के अलग अलग सीपी होते हैं, है ना। बस इतना ही आपको जो है सिंगल आउटडोर यूनिट की वायरिंग ऐसी होती है जिसमें 2 कंप्रेसर 2 फैन होता है। जिस दोस्त ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, आई होप उसको ये वीडियो के थ्रू जो है उसको उसका प्रॉपर वायरिंग समझ में आ गया होगा। दोस्त अगर वायरिंग को थोड़ा सा समझने में तकलीफ आ रही हो तो इस वीडियो को आप फुल स्क्रीन करके जो है इसका प्रिंट निकाल के आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। और वायरिंग को और अच्छे से समझना हो तो आप मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखें, जिसमें आपको कंप्रेसर वायरिंग और ये सब जो कॉमन स्टार्ट रन को वायरिंग कैसे किया जाता है इसके बारे में डिटेल उसमें है ना दोस्त। तो बस ये है, ये हमारा जो है ये है 2 वे जो कॉन्टेक्टर होता है, इसका काम होता है इन दोनों को अलग अलग चालू करना और अलग अलग बंद करने का तरीका यही होता है। दोस्तों मेरे वीडियोस देखते रहिए। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और कोशिश करिए कि अपने और दोस्तों तक मेरे वीडियो को पहुंचाएं। दोस्तों मैं ये आपसे इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं क्लासेस में जाता था तो वहाँ पे कुछ बच्चे आते थे जो बहुत मतलब गरीब तबके के रहते थे। कोई वड़ा पाव बेचता था, कोई कुछ मतलब, लेकिन उन लोग को बड़ी चाह थी कि इसी का काम सीखे और उन लोग 20-20, 30-30 हजार रुपये फीस भरते थे, लेकिन वहाँ पे उनको कुछ इतना अच्छे से सीखने को मिलता नहीं था। तो मैं क्या करता था, मैं घर आके किताब पढ़ता था और किताब में से देखता था और घर तो वापिस अपने क्लासेस में जाता था, वहाँ पे बहुत क्वेश्चन इरेज करता था अपने सर के सामने और सीखता था। और वो बच्चे बेचारे, उन लोग को कुछ इतने अच्छे से समझ में नहीं आता था। तो मेरे को बड़ा बुरा लगता था कि यार वो लोग देखिए दिन भर वड़ा पाव बेचते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं और कोर्सेस सीखते हैं। और क्या होता है, जहाँ हम कोर्सेस सीखने जाते हैं वो आपसे बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट करते हैं कि हम आपको जॉब दिलाएंगे, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, हालांकि कुछ नहीं करते हैं। आपको पिछले 2 महीने तक की तो आपको सिर्फ टूल्स के बारे में बताएंगे, ये फ्लडिंग टूल है, ये पंचिंग टूल है, ये फलाना टूल है, ये हैमर है, ये वो है, ऐसे करके 2 महीने निकाल देते हैं। ये जो वायरिंग्स वगैरह होते हैं इसके बारे में बहुत कम बताते हैं और प्रैक्टिकल और थ्योरिकल तो बताते ही नहीं है। तो दोस्तों ये इन वीडियो के थ्रू अगर उन बच्चों का अगर कुछ यूज में आ जाए,
या वो बच्चे इनसे कुछ सीख सकें, इससे अगर उनको कोई रोजगार मिल जाए तो ये मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल होगा कि मेरा ये वीडियो बनाने का कुछ मकसद पूरा हुआ और उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच गया जो कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में एसी से रिलेटेड। तो दोस्तों कोशिश करिए, जो बच्चे जैसे स्कूल जाके करना चाहते हैं, इस तरीके से कोचिंग क्लासेस के चक्कर में फंस जाते हैं, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं और कुछ सीखने को नहीं मिलता, तो उनको बोलिए एक बार वो ऐसे क्लासेस ज्वाइन करने से पहले इन वीडियो को देखें और इन वीडियो को समझने की कोशिश करें। और कुछ भी अगर उनको पूछना है तो वो मुझसे पूछें सीधे, तो मैं उनको बताने की कोशिश करूँगा और वो इस तरीके से कर सकते हैं। और रही बात इसके एग्जाम वगैरह जो होते हैं, गवर्नमेंट इसके एग्जाम हर साल करते हैं और उसके बारे में वो पेपर में भी उसके बारे में देते हैं कि ये एग्जाम इस तारीख होगा। मात्र 15 या 20 रुपये का फॉर्म आता है, वो फॉर्म भरते हैं, उसके बाद एग्जामिनेशन फीस कुछ 300-350 रुपये होता है। उसको भरने के बाद आप वो एग्जाम भी दे सकते हैं। इसके बुक्स वगैरह आते हैं, थोड़ा सा आप बुक्स को घर में बैठ के भी पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा डिटेल मिल जाएगा और आप वो एग्जाम देके पास करके आप गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जिस किसी भी स्टेट में आप रहते हैं उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट आपको इसका अथॉराइज सर्टिफिकेट देगा जिसका वैल्यू होता है। आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं वो जो आपको सर्टिफिकेट देते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं होता, वो जीरो वैल्यू होता है। उसको लेके आप कभी भी किसी भी फॉर्म पे जाते हैं कि सर मैंने यहाँ इस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी है, मेरा ये है, तो उसका मेरे को नहीं लगता कि उन लोग कोई प्रेफरेंस देते होंगे। हाँ ठीक है, तुमने किया होगा, लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट से अगर आपने एग्जाम पास किया है तो आपका उसका बेनिफिट हमेशा मिलेगा, हर जगह मिलेगा, हर स्टेट में मिलेगा, हर कंट्री में मिलेगा। इसीलिए हमेशा आप गवर्नमेंट का जो है एग्जामिनेशन जो होता है उसको दीजिएगा। और रही बात वायरिंग की और किस तरीके से हम मशीन को ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये बात पहुँच जाए कि भाई इसको किस तरीके से किया जाता है। तो आप लोग, मैं ये सब बातें आप लोगों से इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप कि आजू बाजू कोई ऐसा बच्चा हो जो इसको करना चाहता हो, इसको सीखना चाहता हो, तो उसको बोलिए कि इस B10 एयर कूल के उस पे जाके आप इन वीडियो को देखें और इसकी वायरिंग को सीखें। अननेसेसरी किसी बिचौलियों को पैसा देके महीने 2 महीने तक के टूल्स के बारे में सीख रहे हैं, फिर पता चला कि फिर उसके बाद एक दिन थोड़ा सा वायरिंग बता दिया, फिर पता चला 2 दिन छुट्टी ले लिया, फिर ये हो गया वो हो गया। इस तरीके से बेवकूफ़ बनाने वाले काम बहुत होते हैं, तो उन लोगों से थोड़ा दूर रहें और आप अपने तरीके से अपना एफर्ट लगा के, आजकल यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू काफ़ी नॉलेज मिल जाता है लोगों को, काफ़ी एजुकेशन मिल जाता है। मैंने देखा यूट्यूब में कई सर लोग हैं जिनने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बना के डाले हैं वायरिंग के बारे में, बच्चों को सिखाने की कोशिश करिए वायरिंग कैसी होती है, पीसीबी बोर्ड की वायरिंग कैसी होती है, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। और उनके भी वीडियोस को देखो, समझो और उस वीडियो को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि वायरिंग किस तरीके से की जाती है और किसी भी मशीन में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। और हमेशा काम करते हुए का ध्यान रखें कि आप उसका पावर सप्लाई को बंद करके ही आप उसके फॉल्ट को ढूंढें। दोस्तों मेरा वीडियो जरूर देखें और अपने आजू बाजू जो लोग इससे इंटरेस्टेड हो उनको इसके बारे में बताएं और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाने की। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश अगला वीडियो लेकर आऊँगा जो इन्वर्टर वायरिंग से रिलेटेड होगा, क्योंकि मेरे किसी दोस्त ने मेरे से कमेंट करके बोला कि सर मेरे को इन्वर्टर वायरिंग के बारे में बताइए। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो इन्वर्टर वायरिंग के बारे में होगा, तो आप ज़रूर उसको देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।